तो कल हमने प्राइवेट बैंक्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ तक कर लिया था कि प्राइवेट गवर्नमेंट इंडियन बैंक्स को 25% ब्रांचेज रूरल एरिया में खोलनी है। अब आज करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स के बारे में। इन नेहरू सोशलिस्ट इकोनॉमी there was disdain and apprehension about foreign banks. Only a handful of them were allowed to open branches. नेहरू सोशलिस्ट इकोनॉमी के मॉडल पे चलते थे, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन बैंक्स को नहीं अलाउ करना, लेकिन कुछ ही ब्रांचेस थी। ओनली ए हैंडफुल ऑफ देम वर अलाउड टू ओपन ब्रांचेस। बट पोस्ट नरसिम्हा रिफॉर्म फॉरेन बैंक्स अप्रूवल पॉलिसी वाज लिबरलाइज। नरसिम्हा कमेटी के सजेशन से यहाँ पे फॉरेन बैंक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई। फॉरेन बैंक इन इंडिया कौन कौन सी है? इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये अभी करेंगे। दे आर इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड। वो रजिस्टर्ड जो होती है वो कंपनी या फॉरेन नेशन के तहत रजिस्टर्ड होती है इंडिया में। ओपनिंग ब्रांच एंड सब्सिडरी इन इंडिया, या तो उनकी ब्रांच होती है या फिर सब्सिडरी होती है। सिटी बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, ये सिटी बैंक भी अमेरिका की है। HSBC, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, सिटी बैंक ने अभी डिसाइड किया है कि वो इंडिया के मार्केट से बाहर जाएगी। सिटी बैंक का इंडिया में क्रेडिट कार्ड का अच्छा खासा बिजनेस है। SBI इसको ओवरटेक करना चाहती है सिटी बैंक को। इसने डिसाइड किया है कि वो अब इंडिया से बाहर जाएगी। While CRR, SLR and other norms applicable, but PSL, public sector lending norms vary depending on number of branches. CRR, SLR तो सेम रहेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर लेंडिंग्स में इनका डिपेंड करता है कि इनकी ब्रांचेस कितनी हैं। इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 20% इन शेयर होल्डिंग। जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें फॉरेनर केवल 20% इनकी शेयर होल्डिंग होती है मैक्सिमम। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 15% है, SBI में 14 है, PNB में 13% है। Although government thinking of raising it to 49% to help capital mobilization. बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें गवर्नमेंट हिस्सेदारी कम हो और प्राइवेट होल्डर्स ज्यादा आ जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को बार बार इसमें कैपिटल इन्फ्यूज करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है इंडियन प्राइवेट सेक्टर। Foreigner can invest up to 49% automatic and up to 74% by approval of government. जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जैसे ICICI में 59% है, HDFC में 13% है, इस तरह से। तो जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें 49% तो ऑटोमेटिक ही होती है फॉरेनर्स की हिस्सेदारी, और अगर RBI से अप्रूवल ले लें तो 74% तक वो अप्रूवल ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक्स। तो इधर हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल बैंक और इधर पढ़ते हैं डिफरेंशियल बैंक। ओपन ब्रांचेज देखते हैं सबसे पहले। यूनिवर्सल बैंक कहीं भी अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं, एनीवेयर। एग्जांपल है SBI, ICICI। आफ्टर ओपनिंग 25% ऑफ ब्रांचेज अनबैंक्ड रूरल एरिया, केवल 25% इन्हें रूरल एरिया में खोलनी है, बाकी यहाँ जहाँ मर्जी अपनी बैंक खोले। एक्सेप्टेंस बोथ टाइम एंड डिमांड, except इनकी both time and demand, deposit of any amount और gives loan anyone up to 40% public sector lending। किसी को भी लोन दे सकते हैं, 40% पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी देनी है और बाकी किसी को भी अपना 60% लोन दे सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल बैंक होती है, ये ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्शन होता है इन बैंक पे, और ब्रांच ओपनिंग फॉर लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, एक्सेप्ट मैक्स। दो डिफरेंशियल बैंक्स होती हैं जिसमें लोकल एरिया बैंक हो गया, रीजनल बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, तो इस तरह की बैंक को डिफरेंशियल बैंक बोलते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, RRB टू पब्लिक सेक्टर लेंडिंग्स, पेमेंट बैंक कांट गिव लोन्स। ये जो बैंक्स होती हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया और एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये जो है लोन नहीं दे सकती। पेमेंट बैंक कांट गिव लोन्स, ये लोन नहीं दे सकती। क्रोनोलॉजिकल देखें डिफरेंशियल बैंक का, तो RRB की जो सेटअप थी, RRB की फाउंडेशन 1976 में की गई। लोकल एरिया बैंक की स्थापना 1996 में की गई। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक, इसकी स्थापना 2015 में की गई। होलसेल बैंक, इसका अभी प्रपोजिशन है, इसके वो परमिशन लेना चाहते हैं।
अब देखते हैं डिफरेंशियल बैंक में आरआरबी और एलएबी के बारे में। आरआरबी होता है आपका रीजनल रूरल बैंक और एलएबी होता है लोकल एरिया बैंक। बेस्ड ऑन एम नरसिम्हा कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन 1970, ये नरसिम्हा का आ सकता है, ये अभी 2-4 दिन ही हुए इनकी डेथ हुई है नरसिम्हा की, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। Based on M. Narasimha Committee Financial Inclusion in 1970, set up under the provision of RRB Act 1976 and its amendment in 2015. वोटिंग पावर इसमें यूनियन का, स्टेट का और स्पॉन्सर बैंक का 51% पावर होता है वोटिंग पावर। जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। ऐसे बहुत सारी हैं, जैसे पंजाब में है पंजाब ग्रामीण बैंक, इसको पीएनबी स्पॉन्सर करती है। ऐसे तो जो आईसीआईसीआई बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है, ये इंडसइंड बैंक है, ये इनका अपना रेपुटेशन है, ये बड़े बड़े शहरों में होती है, लेकिन इन्हें भी 25% अपनी ब्रांचेज रूरल में खोलनी है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है किसी और नाम से अपने स्पॉन्सर करते हैं और वहां पे अपनी ब्रांचेज खोल देते हैं, आरबीआई को दिखाते हैं देखो हमने किया हुआ है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तम बिहार ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर किया है, ऐसे ही आपकी इंडियन बैंक है उसने श्रेयस ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर किया है। ऐसे ही ये जो बैंक होती हैं ये अपनी 25% ब्रांचेज खुद न जाके गाँव में खोल के विलेजेज में, रूरल एरिया में ये अपना ब्रांच खोल देते हैं, वहां पे स्पॉन्सर बैंक खोल देते हैं। Subject to CRR SLR norm, but RBI could prescribe separate norm. CRR SLR वैसा ही रहेगा, लेकिन आरबीआई दे सकती है इनको छूट। पब्लिक सेक्टर लेंडिंग इन्हें 75% जो है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग को देना, इसीलिए जो ग्रामीण बैंकें होती हैं वो खेती को ज्यादा लोन देती हैं या फिर महिलाओं को ज्यादा देती हैं या फिर पुअर पीपल्स को देती हैं। तो इस तरह से इनको 75% पब्लिक सेक्टर लेंडिंग करनी होती है। Their loan interest rates can't be more than prevailing lending rates of cooperative bank. इनके जो उधार देने का जो रेट है, लोन का रेट है, वो भी कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू डिस्ट्रिक्ट, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक है उसकी ब्रांचेज केवल गुजरात के साउथ डिस्ट्रिक्ट में, ये रीजनल होती हैं कि किसी किसी में, जैसे एटा कोऑपरेटिव बैंक वो एक ही डिस्ट्रिक्ट एटा में ही है और कहीं नहीं है, इस तरह से। अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई बट इमीडिएट रेगुलेटर नाबार्ड, इनको वैसे तो आरबीआई होता है लेकिन अभी नाबार्ड के अंदर आते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब देखो लोकल एरिया बैंक, बेस्ड ऑन बजट 1996 बाय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, लोकल एरिया बैंक आए। Unlike RRB, Rural Reserve Bank, they are not set up by union or state government or by any special act or parliament, but by private entities simply applying to RBI under Banking Regulation Act. जो लोकल एरिया बैंक होते हैं उनको सीधे आरबीआई परमिशन देती है, इसमें किसी स्टेट का, गवर्नमेंट का या कोई पार्लियामेंट से एक्ट बन के नहीं आती। Present in maximum 3 geographical contiguous district, only one urban center per district. एक वन अर्बन सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट पर एक अर्बन सेंटर होता है। दे आर नॉन शेड्यूल बैंक्स वाइज सीआरआर एसएलआर पीएसएल एटसेट्रा वर अप्लाई, बट एवरी नॉर्म विद कैवियट्स, उन्हें हर नॉर्म एकदम अप्लाई नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी बात छूट दी जाती है। इनिशियली देखें तो पहले जैसे कोस्टल बैंक थी आंध्रा में, ये 99 में सेटअप हुई। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ये कोल्हापुर महाराष्ट्र। कृष्णा भीमा समृद्धि ये आंध्रा कर्नाटक रीजन में थी। कैपिटल लोकल एरिया ये बैंक पंजाब में थी। ये इन सब में लार्जेस्ट थी, और ये कैपिटल लोकल एरिया बैंक अभी ये बैंक हो गई पूरी तरह से। पहले ये कैपिटल लोकल एरिया बैंक होती थी, अब इसको पूरी बैंक बन गई है, लोकल वर्ड इसमें से हट गया, कैपिटल एरिया बैंक, कैपिटल बैंक। हफ्ते के 7 दिन ऐसे ऐड चलती है इसकी। बट लेटर कैपिटल एलएवी लोकल एरिया बैंक कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन 2016। तो 2016 में ये लोकल एरिया बैंक सीधे किस में कन्वर्ट हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सो नाउ ओनली 3 लेफ्ट, ओनली आरबीआई रेगुलेट देम, इनको केवल आरबीआई रेगुलेट करती है, बाकी इसमें स्टेट का किसी और का कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक में हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल बैंक, हमने सारी पढ़ ली। अभी हमने पहले जो टॉपिक हम देख रहे थे फॉरेन बैंक्स में, तो फॉरेन बैंक्स इन इंडिया पढ़ा, उसके बाद में इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ा, प्राइवेट सेक्टर बैंक पढ़ा, डिफरेंशियल बैंक पढ़ लिया, यूनिवर्सल बैंक पढ़ लिया, रीजनल रूरल बैंक पढ़ लिया, लोकल एरिया बैंक पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में।
जो डिफरेंशियल बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आती है आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नचकेत मोर कमेटी। इनके रिकमेंडेशन से 2013-14 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, तो उस टाइम गवर्नर थे रघुराम राजन। इन्होंने अप्रूवमेंट दी न्यू टाइप्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन, पहला। दूसरा, कंपटीशन एंड इनोवेशन अमंग प्लेयर। कंपटीशन लाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए आरबीआई ने इनकी भी परमिशन दी। जैसे एक है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, दूसरे है पेमेंट बैंक। जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पंजाब में है, उज्जीवन कर्नाटक में है, उत्कर्ष यूपी में है। टोटल 10 है। ये वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके। ये मोस्ट ऑफ डाटा सारा आरबीआई की वेबसाइट से लिया है। पेमेंट बैंक 7 एट प्रेजेंट एयरटेल है, इंडिया पोस्ट है, फिनो है, पेटीएम है, आदित्य बिरला है, आइडिया है, जियो है, एनएसडीएल है। टोटल वर 11 सेलेक्टेड। तो इस तरह से ये जो आपका आदित्य बिरला है, ये आइडिया पेमेंट अब बंद हो गया। आइडिया पेमेंट ये शायद बंद हो गया, इसमें से कुछ अभी बंद हो गई। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल चाहिए। इसके लिए भी ये चाहे पेमेंट बैंक खोलनी हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको 100 करोड़ कैपिटल चाहिए। इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, लोकल एरिया बैंक इन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस विद इन 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको बैंकिंग फील्ड का, तभी वो लाइसेंस मिलेगा उसको। पेटीएम बैंक खोलना है तो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। एनबीएफसी, पीपीआई वॉलेट्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन, कोऑपरेटिव कंपनी कंट्रोल बाय रेजिडेंट इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, और कोई ना कोई इसमें से कोई वो बिजनेस करता हो, मोबाइल फोन टेली कंपनी का, सुपरमार्केट चेन हो उसकी, या कोऑपरेटिव कंपनी हो, कुछ भी हो, उसको इसका लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे पेटीएम है, उनको मिला है तो वो अपना पेटीएम का कर रहे हैं। एयरटेल का अपना बिजनेस है ही है, आदित्य बिरला का अपना बड़ा बिजनेस है ही है, जियो का अपना है ही, रिलायंस, तो सबका है, इसीलिए इनको पेटीएम पेमेंट का लाइसेंस मिल गया। एरिया आरबीआई कमेटी गिव सिलेक्शन प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, क्लस्टर, यूनिवर्सल बैंक, पेनिट्रेशन पुअर। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो आपका सेवन सिस्टर्स में आता है, सेवन सिस्टर्स में जैसे आपका नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपका छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, बिहार, वहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं है, तो वहां पे खोलने के लिए इनको इजाजत दी जाती है। तो सेलेक्टेड बाई, इसको सेलेक्ट किया था उषा थ्रोट, फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर, और इसको जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है, इनको नचकेत मोर कमेटी, जो एक्स आरबीआई बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने इनको सेलेक्ट किया। अगर देखें सीआरआर, एसएलआर और रेपो और एफडीआई में, तो सेम एज इंडियन प्राइवेट बैंक, जैसे प्राइवेट बैंक का होता है वैसे इनका भी होता है, सारा सेम। और ये पेमेंट में सेम एज इंडियन प्राइवेट बैंक, बट कैविएट इन एसएलआर, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो में छूट दी जाती है, बाकी सब सेम होता है। रूरल पेनिट्रेशन 25% ब्रांचेज जिनकी अनबैंक रूरल एरिया में होने चाहिए, जहाँ नहीं है। इसके लिए नो नीड टू 25% एक्सेस पॉइंट मस्ट बी इन रूरल एरिया, लाइक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, बीसी, किराना स्टोर, प्रमोटिंग स्मॉल सेविंग, रेमिटेंस ऑफ माइग्रेट लेबर, लो इनकम हाउस होल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल। अब पेटीएम है, ये सब तो हर किसी के फोन में है ही आजकल, ये तो बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर गया है। एक्सेप्ट डिपॉजिट यस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, नो एनआरआई डिपॉजिट, किसी भी पेटीएम में या कुछ भी वॉलेट में, इसमें पेमेंट बैंक में एनआरआई डिपॉजिट नहीं होता है। ये लोग एफडी भी नहीं कर सकते, रिकरिंग डिपॉजिट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अभी देखोगे, जैसे फ्री चार्ज का देखोगे, तो फ्री चार्ज ने क्या किया, वो कर रहा है अपने ऐप पे, लेकिन उसने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर रखा है, वो उसके थ्रू डिपॉजिट करता है। ऐसे ही आप जो है पेटीएम का देखोगे, तो पेटीएम भी एफडी कर रहा है, पेटीएम ने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप कर रखा है। ऐसे हर वॉलेट ने किसी न किसी के साथ टाई अप कर रख के अपना फिक्स डिपॉजिट का ये काम कर रखा है, लेकिन डायरेक्टली ये लोग नहीं कर सकते। कैन एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट्स एंड मैक्सिमम बैलेंस रुपीज, इनका लिमिट होता है। जैसे हम जैसे अमेजोन पे है, उसका केवाईसी कर लें तो वो 1 लाख तक लिमिट बना देते हैं। ऐसे वो अपना अपना हर किसी का अलग होता है, नॉर्मली 10,000 तक होता है पर कस्टमर। अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी हो जाती है, फिर ये लिमिट बढ़ा देते हैं। डेबिट कार्ड, ये जो इधर वाली जो हम पढ़ रहे हैं, इधर वाली स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इधर वाला है पेमेंट बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना डेबिट कार्ड जारी कर देते हैं, ये लोग भी अपना डेबिट कार्ड जारी कर देते हैं। ये चिप वाला और ईएमबी जो दोनों ही कर देते हैं, यूरो पेमेंट वाला।
क्रेडिट कार्ड, ये लोग क्रेडिट कार्ड देते हैं लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देते, बिकॉज कांट लोन, ये लोन नहीं दे सकते इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है लोन देना। लोन्स यस, लेकिन पब्लिक सेक्टर लीडिंग्स को ध्यान में रखना है, जो भी आरबीआई ने नॉर्म्स बना रखे हैं। 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो ऑफ ₹25 लाख लेस देन टू 20, ये जो है टोटल लोन, क्योंकि इनका 100 करोड़ का है लाइसेंस का, तो ये 25 लाख तक का जो लोन पोर्टफोलियो है 50% पब्लिक सेक्टर लीडिंग्स में देना है। ये लोग लोन नहीं दे सकते, सो नो पब्लिक सेक्टर लीडिंग, ये लोग लोन नहीं दे सकते। लेकिन अभी आपने सुना होगा पेटीएम 2 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है ऐसे। तो इन्होंने क्या, जो जो आरबीआई ने इनका नॉर्म बना रखा है, ये लोग अपना जुगाड़ कर लेता है, उसके हिसाब से अपना काम किए जा रहा है। जैसे वो मोबीक्विक वॉलेट है, वो भी अपना लोन देता है ऐसे, ये लोग भी लोन देते हैं। और फ्री चार्ज भी एक्सिस बैंक के, ये लोन देते हैं पर इनका जिस बैंक के साथ टाई अप है उसके थ्रू लोन देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। ये मतलब एक तरह से एजेंट बन जाते हैं, लोन कोई और देता है, उस पर ये बीच में अपना कमीशन में बनेगा वो ले लेंगे ऐसे। They are required to invest all deposit in government security, treasury bills. In other small banks, how much? Not important. तो ये कितना है, इनको भी रिक्वायर इन्वेस्ट करना जरूरी है। दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इन सब में ये करते हैं। ये लोग ऐसे ही कमाते हैं पैसे। जैसे पेटीएम है, अब पेटीएम जब हम अपने फोन में चलाते हैं तो वो हमसे कोई रुपया थोड़ी लेता है पेटीएम चलाने का, ऐसा थोड़ी हम उसको 100 रुपया 200 रुपये महीने कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, फ्री में पेटीएम यूज कर रहे हैं, उससे ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई रुपया नहीं लेता है। रुपया फिर वो कमाता कैसे, ऐसे ही वो सर्विसेज टाई अप करके किसी बैंक से साथ टाई अप कर लिया उसके थ्रू, या हमने उसके वॉलेट में पैसा डाल दिया तो वो पैसा वो यूज करता है, कहाँ यूज करता है, इसी में। दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ऑल डिपोजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, और अदर बैंक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा, जितना हम उनके वॉलेट में रखते हैं या फिर उनके अकाउंट में रखते हैं, इस तरह से वो इस तरह से पैसा कमाते हैं ये सब लोग। फ्री चार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, अमेजोन पे, सब ऐसे ही पैसा कमाते हैं मार्केट में पैसा लगा के। इवॉल्यूशन अगर देखें, यस, आफ्टर 5 years कैन बिकम यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंक। अगर कोई ये बैंक जो है, जो अभी हम पढ़ रहे थे इनको, स्मॉल फाइनेंस बैंक, 5 साल के बाद अगर ये चाहे तो यूनिवर्सल कॉमर्शियल, जैसे स्मॉल कैपिटल लोकल एरिया बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया ऐसे। अब ये जो है, इनको पेटीएम है, ये इनको कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो अपना ऐसे ही ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको लोन वोन देने की जरूरत ही नहीं है, ये बैंक के साथ में कनेक्टेड होते हैं। While Paytm payment bank accept fixed deposit, but it's acting simply as an agent, जो भी हम बात कर रहे थे, to open fixed deposit, IndusInd Bank, a private sector commercial bank, ऐसा टाई अप कर रखा है इन्होंने हर अलग अलग। ऐसे यूपीआई में भी टाई अप कर रखा है, ये यूपीआई खुद नहीं कर, यूपीआई का इन्होंने बैंक के साथ, जैसे गूगल पे है, गूगल पे का जो टाई अप है वो आपका एक्सिस बैंक के साथ है, आईसीसीआई के साथ है। अगर गूगल पे की आईडी बनाओ तो ऐसे बनती है आपकी ईमेल आईडी @OK एक्सिस OK ICCI ऐसे बनती है। ऐसे सबके उन्होंने किसी न किसी वॉलेट ने किसी न किसी के साथ में टाई अप कर रखा है। जो बेसल नॉर्म्स हैं, बेसल थर्ड नॉर्म्स, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पब्लिक बैंक दोनों पे लागू होते हैं। अब ऑन टैप लाइसेंस ये आएगा, ऑन टैप लाइसेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टैप लाइसेंस मतलब बिना ज्यादा छानबीन के लाइसेंस मिल जाता है, जब मर्जी तब अप्लाई करो, ऐसा नहीं है आरबीआई टेंडर निकालेगी तभी मिलेगा। 8 out of 10 small finance bank become scheduled bank. RBI reviewed and found they have achieved their priority sector. अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो उनको फिर आरबीआई लाइसेंस दे देती है। New player will help 2019 June RBI announced it will allow on tap license for small finance bank soon. अभी जिन लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उनको लाइसेंस मिल गया बैंक का। However, RBI not yet permitted on-tap license in payment bank category because RBI is still reviewing the performance problem of existing payment bank. जो पेमेंट बैंक है अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, जैसे आरबीआई ने बोला है कि अगर किसी का पेमेंट यूपीआई के थ्रू फंसता है
तो उसको पर डे 100 रुपया पेमेंट किया जाएगा जब तक कि वो इश्यू सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो पहले हम जब गूगल पे ऐसे पेमेंट करते थे तुरंत फटाक फटाक 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया एकदम से चला जाता था ऐसे। लेकिन अब ना ये गोल गोल घूमता रहता है जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए। अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो हमको आएगा मैसेज कि आपका सक्सेसफुल है, पैसे कट जाएंगे। या तो तुरंत पैसे आएंगे, जो नहीं आए तो जब तक इश्यू सेटलमेंट नहीं होता पर डे 100 रुपीज फाइन लगेगा उनको ऐसे। तो अभी भी इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से अभी तक इनको पूरी तरह से ऑन टैप लाइसेंस नहीं दिया जाता है। रिव्यू कर रही है आरबीआई इनको। इसमें कुछ चैलेंज भी है, जैसे लो प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू लैंडिंग रिस्ट्रिक्शन। ये जो पेमेंट बैंक है ये उधार नहीं दे सकते, और बैंकिंग का बिजनेस ही होता है उधार दो उससे ब्याज आए उससे कमाओ। जब ये उधार दे ही नहीं सकते तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे, लो प्रॉफिटेबिलिटी है। इसीलिए इन्हें अलग अलग बिजनेस करना पड़ता है। जैसे पेटीएम था, पहले पेटीएम लेके आया, ठीक है भैया करो रिचार्ज करो, फोन रिचार्ज करो, तो उनको कुछ बचता ही नहीं था उसमें। तो फिर उन्होंने अपना पेटीएम मॉल खोल लिया, पेटीएम पेमेंट बैंक खोल लिया, पेटीएम गेम्स खोल लिया, पेटीएम बोनस खोल लिया, बहुत कुछ पेटीएम पे अपना उन्होंने। अभी आपको देखा होगा, अगर आप पेटीएम चलाते हो तो पेटीएम के थ्रू हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए नए नए काम शुरू करने पड़ रहे हैं। जैसे जितने पेमेंट बैंक थे उन्होंने एफडी खोलना शुरू कर दी, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट खोलना शुरू कर दिए, और वहां पे अब जो है उन्होंने टाई अप कर लिए। जैसे आप फ्री चार्ज का ऐप खोल के देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी अकेडमी के साथ टाई अप है, उनकी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, बहुत सारे कैशबैक ऐसे होता है। जैसे मोबीक्विक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ टाई अप कर लिया है इस तरह से। तो अलग अलग, जैसे गूगल पे आता है बहुत सारा के पिज्जा खरीद लो डोमिनो से उसका कूपन आएगा, या किसी शेयर मार्केट की जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनका, ऐसे ये अपना पैसा कमाते हैं क्योंकि हमें वो सर्विस दे रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनको इनकम नहीं होती है, फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं, अलग अलग बिजनेस ऐड करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के साथ। RBI barred Vijay Shankar Sharma Paytm Payment Bank from opening new account that it could not keep minimum 100 crore capital। बीच में जो है पेटीएम पे केवाईसी नहीं हो रही थी, नो योर कस्टमर। आप पेटीएम डाउनलोड कर लो, ट्रांजेक्शन कर लो, लेकिन जो है आप अपना बैंक का अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक भी है ना, इससे अकाउंट नहीं खुलता, केवाईसी नहीं हो रही थी। 100 करोड़ रुपए जमा करने थे अगर ये पेमेंट बैंक का काम करना है इंडिया में तो। लेकिन फिर 2018 दिसंबर में ये बैन हटा लिया था इस तरह से। तो पेमेंट बैंक अच्छा है, इससे क्वेश्चन आता है। तो पहले ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 2016 में आया है, इसका क्या आंसर आएगा, पेमेंट बैंक का क्वेश्चन है। One and three only. B. वेरी गुड। 2 नहीं आएगा, बी पार्ट आ जाएगा। बी ये आएगा आंसर, बी ये नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ा वो लोन नहीं दे सकते, तो क्रेडिट कार्ड तो उनके पास होगा ही नहीं, तो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते पेमेंट बैंक, तो ये गलत हो गया। तो बाकी सारा सही, तो इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करो 2017 वाला, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर है। A. 1 and 2. 1 and 2 आएगा, 3 गलत है, ए पार्ट आ जाएगा। टू encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural area। स्मॉल पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या पर्पज है, तो पहला दूसरा तो है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तीसरा जो पॉइंट है गलत है, टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया, कि वो रूरल एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनके लिए अलग स्कीम चली हुई है, जैसे मुद्रा चली हुई है, उसका ये अलग ही है, इसमें नहीं। तो ये इसमें पहले में हमने पढ़ा मनी इवोल्यूशन और इसमें हमने पढ़ा
कि मनी को कौन क्रिएट करता है, मनी को कौन सप्लाई करता है, उसका पूरा क्या चेन है। तो इंडिया में हमने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, इससे आईएएस में क्वेश्चन आते हैं। अब बैंकिंग सिस्टम की भी अपनी एक प्रॉब्लम है। उनकी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी एनपीए, लोन बहुत ज्यादा हो गया, बैंकें बंद हो रही हैं, तो इस तरह से। तो आज हम उसके बारे में फिर पढ़ते हैं। आज लोन्स और एनपीए के बारे में पढ़ते हैं। बर्निंग इश्यू है क्योंकि नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया और बहुत सारे लोग भाग गए, पैसा ले ले गए। बर्निंग इश्यू है और आज इसी एक वर्ड की वजह से इतना बड़ा काम करना पड़ रहा है, ऐसी एक वर्ड की वजह से जिसका नाम है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। वो पैसा लेके भाग जाते हैं, पैसा जमा नहीं करते, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। फिर वो पैसे को इंफ्यूज करने के लिए गवर्नमेंट को डालना पड़ता है, नहीं तो फिर मर्जिंग कर रहे हैं, जो यही सब काम हो रहा है। मर्जिंग इसी वजह से हो रही है, अगर एनपीए नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आरबीआई ने एक 6 मेंबर की एक स्टैचुटरी कमेटी बनाई है जिसका नाम है एमपीसी, और वो सारा कुछ पॉलिसी रेट, रेपो रेट सब कुछ देखती है, इन्फ्लेशन देखती है कि 2 to 6% रहना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, सीपीआई के हिसाब से। बट हु डिसाइड्स लेंडिंग रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक? कौन डिसाइड करता है कि हर बैंक का लेंडिंग रेट्स इतना रहेगा? एक बैंक 6% पे दे रही है, एक 7% पे दे रही है लोन, एक 8 पे दे रही है, कौन डिसाइड करता है? तो ये हम आज पढ़ेंगे, बैंकिंग लेंडिंग रेट्स। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं 1969 से। गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन करना शुरू किया प्राइवेट बैंक्स का, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट उसको भी देखना शुरू किया। 91 में एन नरसिम्हा ने सजेस्ट किया डीरेगुलेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट एडमिनिस्ट्रेट इंडिविजुअल बैंक, हर बैंक को गवर्नमेंट को नहीं रूल करना चाहिए। आरबीआई शुड ओनली गिव मेथोडोलॉजी, केवल आरबीआई को सजेशन दे दे बस काफी है। 2003 में आरबीआई ने एक बेंचमार्क बनाया, उसका नाम था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर। इससे डिसाइड होता है लेंडिंग रेट्स कितना होगा। 2010 में आरबीआई ने एक नया बेस रेट रखा जिसका नाम था बेस रेट प्लस स्प्रेड सिस्टम, और अपडेट फ्रीक्वेंसी और इंडिविजुअल बैंक डिस्क्रिप्शन। ये हर किसी बैंक के अपने डिस्क्रिप्शन, अपने विवेक के ऊपर है। तो बेस रेट प्लस स्प्रेड सिस्टम के हिसाब से उन्होंने लेंडिंग रेट्स रखना है। 2016 में आरबीआई ने एक नया कंसेप्ट लाई जिसका नाम था एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स। इसके ऊपर अब देखा उन्होंने प्लस स्प्रेड सिस्टम। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अब ये डिसाइड कर दिया कि किसी बैंक का लेंडिंग रेट्स कितना रहेगा। बैंक टू कैलकुलेटर मंथली बेसिस, बैंक इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीआरआर कॉस्ट, कैश रिजर्व रेशियो कॉस्ट होती है इसमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट में आपका रेपो रेट, डिपॉजिट इंटरेस्ट सब कुछ आता है, और इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कोई बैंक कितने रेट पे उधार देगी। बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके फायदे हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है बोरोवर से। Although RBI जनक राज internal study group 2017 showed MCLR did not yield all benefits so new method. MCLR सारे मेथड बेनिफिट नहीं लाता है, इसलिए 2019 में एक नया बेंचमार्क लेके आए 1 अप्रैल को। न्यू लोन्स नॉट एग्जिस्टिंग लोन्स सो लिंक विद बेंचमार्क प्लस स्प्रेड सिस्टम, 1 कैटेगरी ऑफ लोन इक्वल टू 1 एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो इसको इसमें डाल दिया गया फाइनेंशियल बेंचमार्क, फाइनेंशियल बेंचमार्क में डाल दिया गया इसको। इंडिविजुअल बैंक फ्री टू पिक अप एनी वन एक्सटर्नल बेंचमार्क, कोई भी आप जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क उठा सकते हैं। सच एज आरबीआई का रेपो रेट उठा लिया, ये पुराना लिखा हुआ है, ये 6.50, और 91 डे का ट्रेजरी बिल यील्ड उठा लिया, ये सब पुराना डाटा है। नया जब पेपर देने जाए उससे पहले लिख लेना।
कोरोना है चल रहा है, पता नहीं कब आएगा, पेपर का कोई पता नहीं। 27 जून को हो जाए बढ़िया है। 182 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, या तो ये ले लो या फिर रेपो रेट उठा लो, और कोई भी फाइनेंशियल बेंचमार्क उठा के आप अपना लेंडिंग रेट्स बना सकते हैं। बेनिफिट क्या है? सेम बेनिफिट विच एमसीएलआर कुड नॉट फुली डिलीवर। जो जो एमसीएलआर में बेनिफिट नहीं मिल रहे थे वो यहाँ पे बैंक्स को मिलते हैं। तो अभी नया ये अभी जो है इंडिया में ये वाला बेनिफिट सिस्टम चल रहा है कि कोई बैंक कितना रेट पे अपना लोन देगी, तो बस ये मान के चलो मोटा मोटा के रेपो रेट देखा जाता है, रेपो रेट के हिसाब से बैंक अपना लोन देती है। टाइप ऑफ लोन बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट्स, ये भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन होता है। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स अप टू ₹3 लाख फॉर फार्मर एट फिक्स इंटरेस्ट, इनको 7% पे दिया जाता है। दिस इंटरेस्ट रेट विल नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लोन टेन्योर, ये चेंज नहीं होगा। इसमें केसीसी बन जाता है तो 4% सरकार देती है, बाकी 3% ही किसानों को देना होता है। External benchmark plus spread 12%, but benchmark is regularly updated, so resultant interest rate may increase or decrease। ये आपने सुना होगा कि रेट घट जाता है बढ़ जाता है, आपको बैंक में ऐसा मिलेगा देखने को जब हम लोन लेने जाते हैं। जैसे टीजर लोन है, सब टाइप ऑफ इंटरेस्ट लोन व्हेन इनिशियल ईयर्स हैव लो इंटरेस्ट बट आफ्टरवर्ड हायर इंटरेस्ट रेट। पहले तो इनिशियल में लो होता है टीजर लोन में, बाद में इस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे केसेस अपना क्रेडिट कार्ड ले लो, शुरुआत में तो ये 3% बोलते हैं, 2% बोलते हैं, बाद में ये टोटल मिला दो तो 30 से 40% तक लोन इंटरेस्ट लेते हैं इसको। Which RBI has not banned teaser loans but has put stricter regulations on them। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखा है लेकिन आरबीआई ने इस पर फिर भी बैन नहीं लगाया है क्योंकि बैंक के प्रॉफिट में कमी आती है। बोरोवर भी कैटेगरी अलग अलग होती है, एक होता है प्राइम बोरोवर, इसको सब प्राइम बोरोवर भी होता है। प्राइम बोरोवर ही है द कैपेसिटी टू रिपे लोन्स, वो लोन ले लेता है तो वापस देता है, उसको प्राइम बोरोवर बोलते हैं। लेकिन जो कैपेसिटी नहीं रखता है रिपे करने की, उसको सब प्राइम बोरोवर में डाल देते हैं। गिविंग टीजर रेट होम लोन्स टू सब प्राइम बोरोवर वाज अमंग द रीजन फॉर सब प्राइम क्राइसिस इन यूएसए। अगर पूरे जब 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आया था तो आप इसके केस स्टडी पढ़ सकते हैं कि अमेरिका में क्यों रिसेशन आया था और उसकी वजह से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में क्यों इतनी बड़ी मंदी आई थी। ये आप इसकी केस स्टडी पढ़ सकते हैं, ये हाउस लोन के ऊपर थी। Which ultimately led to global financial बैंक, जो अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक था वो डूब गया था इसमें 2018 में। नेक्स्ट होता है ओवर लिवरेज बोरोवर। तो ये ओवर लिवरेज बोरोवर कौन होता है? सच कंपनी हैज बोरोड टू मच मनी दैट इट्स एबिलिटी टू पे बैक। जैसे विजय माल्या ने ले लिया, विजय माल्या की जो कंपनी थी किंगफिशर, उस पे उसको इतना था नहीं पैसा, लेकिन उन्होंने कर्जा उससे बहुत ज्यादा ले लिया। उसने जो एरोप्लेन थे वो भी किराए पे थे, उसने जो तेल यूज कर रहा था पेट्रोल, वो भी उसने सरकार से किराए पे ले रखा था, किराया बाद में देता था पेमेंट उसका। उसने एसबीआई से लोन उठा रखा था पेमेंट देने के लिए, सैलरी देने के लिए, और बैंकों से पैसा उठा रखा था। उसकी इतनी असेट्स थी नहीं, लेकिन उससे ज्यादा ओवर लिवरेज बोरोवर था। एन ओवर लिवरेज कंपनी हैज हाई रेशियो ऑफ डेब्ट, इसीलिए एनपीए सबसे ज्यादा होता है। जैसे ये अपना अभी मुकेश अंबानी का जो भाई है अनिल अंबानी, इसका सारा धंधा डूब गया, तो इसने जो है अभी वैसे चाइना की बैंक से लिया हुआ है पैसा, अभी दे नहीं पा रहा क्योंकि लोन ज्यादा ले लिया था, पहले उन्होंने दे दिया था जब शुरुआत में बना होता है, ओरा बना होता है तो ये दे देते हैं, उतना होता नहीं है बैंक के उस कंपनी के पास में, उससे ज्यादा लोन ले लेते हैं। जैसे वीडियोकॉन डूब गया, वीडियोकॉन लगातार डूबता गया, उन्होंने पैसा ले लिया था आईसीआईसीआई बैंक से, वो डूब गया, ज्यादा पैसा ले लिया था। नेक्स्ट होता है ज़ोंबी लेंडिंग, डेब्ट बॉन्ड और इक्विटी व्हेन ए वीक बैंक कीप्स गिविंग न्यू लोन्स टू ए सबप्राइम ओवर लिवरेज बोरोवर। तो इसको बोलते हैं ज़ोंबी लेंडिंग, मतलब एक ओवर लिवरेज जिसके पास पहले से ही लोन है या सबप्राइम जिसके पास लोन है, लेकिन व्हेन ए वीक बैंक कीप्स गिविंग न्यू लोन। जैसे इलाहाबाद बैंक था, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पहले हम उनको प्राइवेट करेंगे जो जिन पे एनपीए बहुत ज्यादा है,
तो सबसे पहला नंबर इलाहाबाद बैंक का आया है। इलाहाबाद बैंक को सरकार सबसे पहले प्राइवेट करेगी, ये सरकारी है अभी। अभी क्या है, इनको इलाहाबाद बैंक को इसका एनपीए बहुत ज्यादा हो गया, सरकार इसमें कैपिटल डालना नहीं चाहती, इनके पास पैसा नहीं था, ये लोन लगातार दे गए। जैसे यस बैंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो यस बैंक के जो एमडी थे राणा कपूर, उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, ये प्रायोरिटी होती है हर सेक्टर को इतना इतना लोन देना है। इन्होंने क्या किया, अपनी ही बेसिस पे यस बैंक ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लोन दे दिया, तो बीच में वो सारा ग्रुप डूबा। उसके बाद में मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, उसमें ये रियल एस्टेट का बिजनेस ही डूब गया। उसके बाद इन्होंने कर दिया कि भाई आप जो है ऑनलाइन करो पेमेंट, 2 लाख तक की ऑफलाइन। रियल एस्टेट का धंधा ही है ब्लैक मनी पे होता है, तो ये फिर से पूरा डूब गया। अब जब वो उसने 70-75% पैसा अपने यस बैंक ने रियल एस्टेट वालों को दे रखा था, रियल एस्टेट का धंधा डूबा, यस बैंक के पैसे डूबे और पूरा का पूरा यस बैंक डूब गया। ऐसे तो ये जुम्बी लेंडिंग होती है, बिग बैंक और उसको ही सब प्राइम को ओवर लेवरेज को दिया जाता है पैसा, मतलब धंधा डूब रहा है। तो जैसे बीच में अभी आइडिया पूरा बर्बाद हो गया था, जियो ने अपनी बहुत जो है प्लानिंग 200 और बहुत सस्ता नेट ऐड दिया जा रहा था, तो आइडिया के जो ओनर था उसने बोला था कि हम जो है डूबते हुए धंधे में अपनी अच्छी मनी क्यों लगाएं, हम जब ये धंधा डूब रहा है हम इसको बंद कर देंगे, हम इसमें अपनी अच्छी मनी को खराब मनी क्यों बनाएं, तो इसमें लॉस हो जाता है। डूबते हुए धंधे में पैसा लगाओगे तो डूब जाएगा। जैसे आईडीबीआई बैंक को खरीदवा दिया सरकार ने एलआईसी को, एलआईसी अपने बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं। एक धंधा जो ऐसा डूब रहा है, जैसे आईडीबीआई बैंक के ऊपर बहुत 25% एनपीए था उस टाइम, सबसे ज्यादा था, उसको एलआईसी को भेज दिया, मतलब डूबता हुआ धंधा जो है एक अच्छी कंपनी को भेज दिया, तो उसका अच्छा पैसा खराब कंपनी में लग गया, इतने पैसे में वो कुछ और अच्छी नई स्टार्टअप कर सकता था। ऐसे जूम भी लीडिंग होती है। चलो देखो ये क्वेश्चन इस पे आया, ये करो, पहले 2011 का करो, टीचर लोन के ऊपर। One only. वन ओनली नहीं, इसके दोनों सही है, पहला तो सही है ही, दूसरा भी सही है। इन इंडिया टीचर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स यूनिट्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था टीचर लोन के बारे में। Teacher loan is subtype of interest rate loan wherein initial years have low interest, शुरू में कम होता है but after a higher rate interest rate, लेकिन बाद में ज्यादा हो जाता है। पहले कस्टमर को फंसा लेते हैं कि आ जाओ हम आपको कम पैसे पे लोन देंगे, जब वो दे नहीं पाता फिर बाद में बढ़ता चला जाता है बहुत तेजी से। ये दूसरा क्वेश्चन करो, ये 2016 में आया, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट्स, एमसीएलआर के ऊपर ही आया। A1. दूसरा भी सही है इसका, पहला तो सही है ही, दूसरा जो है दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट व्हिच आर फेयर टू द बोरोवर एज वेल एज द बैंक्स। तो एमसीएलआर का मतलब यही फायदा, इसीलिए आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। पहला तो सही है, दीज गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आती है। उसके बाद दीज ये जो गाइडलाइंस होती है बैंक का क्रेडिट अच्छा रखने में मदद करती है, और साथ में हमारा भी, और आजकल इसको हम सिविल स्कोर के नाम से जाना जाता है। जितना अच्छा हमारा सिविल स्कोर होगा उतना अच्छा हमें बैंक कोई भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं इसको। चल अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एनपीए। तो एक बार मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ, फिर शुरू करेंगे, बीच में टॉपिक फिर खराब हो जाए।